गांव के उस छोर पर जहां पक्की सड़क मिट्टी में खत्म हो जाती थी, एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहीं रहता था शिवराम, मेहनती मगर किस्मत से हारा हुआ। सुबह की हल्की धूप में वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर थका हारा घर पहुंचा। अंदर गौरी चूल्हे के पास उसका इंतजार कर रही थी। घर में न सब्जी थी न दाल, बस किसी तरह गुजारा चल रहा था। देखिए शिवराम, आज बस थोड़े से राशन से ही खाना बना लिया है। आटा भी अब बहुत थोड़ा सा ही बचा है। आज कमाई कितनी हुई? लकड़ियां बेचकर कुछ बचा भी या सब राशन वाले के उधार में ही चला गया? उसका कर्ज तो दिन ब दिन हमारे सिर पर बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद कल हमें सच में भूखे सोना पड़ेगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, हर दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी हम वही के वही क्यों खड़े हैं? आखिर कब तक? गौरी, तू हर बार इतनी जल्दी हार क्यों मान लेती है? हाँ, मानता हूं हालात हमारे खिलाफ हैं, लेकिन जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक मैं सांस ले रहा हूं, तब तक ये भूख हमें हरा नहीं सकती। आज नहीं तो कल कुछ न कुछ जरूर बदलेगा। मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। बाबा, आप कल बोले थे ना कि आज मेरे लिए कुछ मीठा लाओगे। मैं सुबह से इंतजार कर रही थी। देखो, मैंने आज रोटी भी धीरे धीरे खाई ताकि मीठा ज्यादा अच्छा लगे। आप लाए ना बाबा? पिंकी आज नहीं ला पाया बिटिया, लेकिन तू अपने बाबा पर भरोसा रख। कल मैं जरूर लाऊंगा तेरे लिए सबसे मीठा गुड़, इतना मीठा कि तू खाकर मुस्कुरा उठेगी। बस एक दिन और इंतजार कर ले। उसी गांव के बीचों बीच एक बड़ा पक्का मकान था। साफ दीवारें, चमकदार फर्श और दरवाजे पर खड़े नौकर। उसी घर में रहता था विजय, शिवराम का बड़ा भाई। रिश्ता तो खून का था, लेकिन अब बस नाम का रह गया था। विजय के पास पैसा, जमीन और इज्जत सब कुछ था, और उसी के साथ एक घमंड भी। अंदर विजय आराम से सोफे पर बैठा था। सामने टेबल पर फल रखे थे और एक नौकर खड़ा था। तभी कुछ देर बाद विजय की बेटी रिया वहां आई, चेहरे पर बेफिक्री, जैसे दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ। मुझे 50,000 रुपए चाहिए और मैंने कुछ कपड़े शॉपिंग किए थे, लेकिन वो अब पुराने लग रहे हैं, तो मैं नए भी लेने वाली हूँ। उसके लिए 20,000 और चाहिए, मतलब कुल 70,000। आप दे दीजिए। अरे बेटा, इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास है, जाओ खुद निकाल लो पैसे। और सुनो, 70,000 क्यों, पूरा 1,00,000 निकाल लो। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और मेरी बेटी अगर मजे नहीं करेगी तो फिर ये पैसा किस काम का? और हाँ, ट्रेन से मत जाना, फ्लाइट से ही जाना। आराम से जाओ, मजे करो, जिंदगी ऐसे ही जी जाती है। हाँ पापा, मैं फ्लाइट से ही जाऊंगी। 5-6 दिन में वापस आ जाऊंगी। कुछ देर बाद विजय की पत्नी सरिता तैयार होकर बाहर आई। सुनो विजय, मैं पार्लर जा रही हूँ, थोड़ा तैयार होना है, इसलिए तिजोरी से 40,000 निकाल लिए हैं और नौकर को बोल दिया है कि खाना बना देगा। मुझे आने में थोड़ी देर होगी, तुम खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? ठीक है सरिता, आराम से जाओ, और अगर कुछ और जरूरत हो तो बता देना। इस घर में पैसे ऐसे निकल रहे थे जैसे उनका कोई हिसाब ही ना हो। लेकिन सच्चाई ये थी, विजय अमीर इसलिए बना था क्योंकि उसने गलत रास्ता अपनाया था। अपने ही पिता की जमीन और घर बेचकर पैसे दबा लिए थे, और ऊपर से गलत काम करके ये दौलत खड़ी की थी। सुनिए जी, पैसों की बहुत तंगी हो गई है। लकड़ियां बेचकर इतने पैसे नहीं हो पाते हमारे पास कि हम ठीक से खाना खा सकें, और सिर्फ इसी के भरोसे नहीं बैठ सकते हम। पिंकी अब 8 साल की होने को है, उसका स्कूल में दाखिला करवाना होगा। हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन बच्ची का भविष्य खराब नहीं कर सकते हम लोग। जानता हूं गौरी, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? गांव में न अपनी कोई जमीन है, न शहर जाने के पैसे ताकि वहां काम ढूंढ सकूं। मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा लकड़ी बेचूं, दुकानों में दूं। मैं यूं ही बैठा नहीं हूं गौरी। मैं जानती हूँ आप कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन सिर्फ कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। मैं सोच रही थी कि कल आप अपने भैया के पास जाइए और उनसे 10 से 15 हजार रुपए की मदद मांग लीजिए। कम से कम पिंकी का दाखिला तो हो जाएगा स्कूल में। हम लोग उन्हें ब्याज के साथ पैसा लौटा देंगे। मैं उनके पास क्या जाऊं? उन्होंने पिताजी की सारी जमीन अपने नाम कर ली, मुझे धोखा दिया, मुझसे छुपाकर पैसे लेकर घर खरीद लिया। उस धोखेबाज से क्या मदद मांगूं? जो हुआ वो बदल नहीं सकता। भाई का रिश्ता है, इतनी मदद तो कर ही देंगे। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। गांव वालों से मांगेंगे तो बेइज्जती होगी। अपने हैं, मना नहीं करेंगे। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं कर चला जाऊंगा। पिंकी और गौरी सो गए, लेकिन शिवराम रात भर यही सोचता रहा कि कहीं उसका भाई मदद करने से इनकार न कर दे। मुझे उसके पास जाने का बिल्कुल मन नहीं है। दिल आज भी उस धोखे को भूल नहीं पाया। लेकिन मैं इतना मजबूर हो चुका हूं कि अगर आज पैसे नहीं मिले तो हमारी बेटी का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ सह लूंगा। उसका ताना, उसका घमंड सब बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन पिंकी के सपनों को टूटने नहीं दूंगा। मैं अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी झुकना पड़े, कितना भी सहना पड़े। मैं हर हाल में उसके लिए लड़ूंगा। गौरी की बात मानकर शिवराम अपने भाई विजय से मदद मांगने के लिए निकल पड़ा। इधर झोपड़ी में गौरी जैसे ही खाना बनाने के लिए डिब्बा खोलती है, वो एकदम रुक जाती है। अरे, चावल तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब खाना कैसे बनाऊं? पिंकी तो भूख बिल्कुल सह नहीं पाती। अगर उसे खाना नहीं मिला तो कैसे चुप कराऊंगी उसे? गौरी जल्दी से बाहर निकल पड़ती है। जीतू भैया, थोड़ा आटा, थोड़ा चावल और अरहर की दाल दे दीजिए। खाते में लिख लीजिए। बस 1-2 दिन में पैसे मिलते ही आपके पैसे लौटा देंगे। बहुत ज़रूरत में है। अरे गौरी बहन, फिर उधार? कल तुम्हारे पति खुद आकर पूछ कर गए थे और जाते जाते 2 महीने का उधार चुका गए थे, लेकिन अभी भी 1 महीने का हिसाब बाकी है। तुम ही बताओ, मैं कैसे अपना धंधा चलाऊं? हर बार यही कहकर ले जाती हो कि अगली बार दे देंगे, लेकिन वो अगली बार कभी आता ही नहीं। मेरे भी बीवी बच्चे हैं गौरी, उनके लिए भी मुझे घर चलाना है। रोज रोज ऐसे उधार देकर मैं कब तक संभालूं? समझने की कोशिश करो। मैं मना नहीं करना चाहता, लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि बिना पैसे के सामान देना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। भैया, बस आज के लिए दे दीजिए। घर में एक दाना नहीं बचा। पिंकी सुबह से भूखी है। मैं वादा करती हूँ कल सारे पैसे दे दूंगी और उसके बाद कभी उधार नहीं मांगूंगी। ठीक है, आखिरी बार दे रहा हूं, लेकिन अगर कल पैसे नहीं दिए ना तो सारा उधार 2 गुना कर दूंगा, याद रखना। ठीक है भैया, कल ही पैसे दे दूंगी। बस आज थोड़ी मजबूरी थी। घर में हालात कुछ ठीक नहीं हैं। आप भरोसा रखिए, आपका 1-1 रुपया चुका दूंगी। कल सुबह सबसे पहले आकर हिसाब बराबर कर दूंगी। गौरी राशन लेकर घर की ओर निकल गई। आज तो जैसे तैसे सामान मिल गया, लेकिन अगर कल पैसे नहीं दे पाए तो क्या होगा? बस भगवान शिवराम की मदद कर देना। अगर उन्हें पैसे मिल जाएं तो थोड़ा राशन वाले को दे दूंगी और जो बचेगा उससे पिंकी का स्कूल में दाखिला करवा दूंगी। मेरी बच्ची कम से कम पढ़ तो पाए। उधर शिवराम मन में डर और एक छोटी सी उम्मीद लिए विजय के घर के सामने पहुंच गया। क्या कर रहा हूं मैं? जिस इंसान ने कभी मेरी कदर नहीं की, आज उसी के सामने हाथ फैलाने जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं नहीं गया तो पिंकी की आंखों में जो उम्मीद है वो भी डूब जाएगी। नहीं, मुझे जाना ही होगा। विजय भैया, मैं आपसे पहली बार मदद मांगने आया हूं। हमारे बीच जो भी अनबन है उसे एक तरफ रख दीजिए। बस इस गरीब भाई की मदद कर दीजिए। मैंने कभी आपसे पैसों का हिसाब नहीं किया। आपने जो कहा वो किया, और देखिए मैं किस हाल में हूं। मेरी बेटी बड़ी हो रही है
उसे स्कूल में दाखिला करवाना है। बस अगर मुझे 10,000 रुपए मिल जाते तो कम से कम उसका दाखिला हो जाता। क्यों रे शिवराम, तू यहाँ क्यों आ गया? मैं तो भूल चुका था कि मेरा कोई भाई भी है। बड़ी बड़ी बातें करता था ईमानदारी की, मेहनत की। कहाँ गई तेरी मेहनत की कमाई? और अब मेरे दरवाजे पर आते हुए तुझे शर्म नहीं आई? भैया, मैं कितना भी काम कर लूं उतना पैसा नहीं आ पाता। नहीं तो मैं कभी किसी से मदद नहीं मांगता। और मैं भीख नहीं मांग रहा, उधार मांग रहा हूं। जल्दी से जल्दी लौटा दूंगा। मेरी मदद कर दीजिए। मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है। आखिर वो आपकी भी तो बेटी ही लगेगी ना, जैसे रिया आपकी बेटी है। बस शिवराम, अपनी बेटी की तुलना मेरी बेटी से मत कर। जमीन आसमान का फर्क है। और हां, निकल जा यहां से। मेरे पास कोई पैसे नहीं है और आज के बाद यहां आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई की बातें सुनकर शिवराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक पल के लिए नजरें झुका लीं, जैसे अंदर ही अंदर कुछ टूट गया हो। फिर शिवराम उदास होकर टूटी हुई उम्मीद के साथ घर की ओर निकल जाता है। गौरी बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, पैसे मिले या नहीं? मुझे पूरा यकीन है, चाहे बंटवारा हो गया हो, लेकिन मुश्किल वक्त में एक भाई दूसरे भाई का साथ जरूर देता है। आखिर बचपन का रिश्ता कोई इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। ऐसा कुछ नहीं है गौरी। यहां पैसों से रिश्ते छोटे हैं। प्यार और अपनापन कुछ भी नहीं है। उसने तो मुझे ये तक कह दिया कि वो भूल चुका है कि उसका कोई छोटा भाई भी था। अब इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है गौरी? गौरी चुप हो गई, निराश, हताश, जैसे अब सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप इतना परेशान मत होइए शिवराम। चलिए, मैंने खाना निकाल दिया है, खा लीजिए। रात को कुछ सोचा जाएगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। रात हुई, सबने मिलकर खिचड़ी खाई। शिवराम और पिंकी सो गए, लेकिन गौरी का मन विचलित था। मैंने किराने वाले जीतू भैया से वादा किया था कि कल पैसे दे दूंगी। मुझे उम्मीद थी कि विजय भैया शिवराम की मदद करेंगे और उनका उधार चुका देंगे। लेकिन अब क्या होगा? सारा उधार बढ़ता ही जाएगा। मेरी बच्ची की पढ़ाई, सब कुछ एक साथ सिर पर आ गया है। थोड़ी देर बाद गौरी उठी और उसने अपना पुराना बक्सा खोला। उसमें से उसने एक पतला सा सोने का कंगन निकाला। ये कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। माँ ने कहा था इसे कभी खुद से दूर मत करना, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि इसे बेचना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा। मैं कल इसे शिवराम के उठने से पहले बाजार जाकर बेच दूंगी। अगर उन्हें बताया तो वो ये कभी नहीं करने देंगे, लेकिन मैं उन्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह गौरी सुबह सुबह बाजार की ओर निकल गई। काका, ये मेरे सोने के कंगन हैं। इन्हें मुझे आपके पास गिरवी रखना है। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। बताइए, इनके बदले कितने पैसे मिल जाएंगे? मैं जल्द ही मेहनत करके आपके पैसे लौटा दूंगी और अपने कंगन वापस ले जाऊंगी। ये मेरी माँ की निशानी है काका। गौरी, इनके बदले में तुम्हें बस 5-6 हजार रुपए ही दे पाऊंगा। कंगन बहुत पतले हैं और सच कहूं तो मैं जितना दे रहा हूं शायद ये भी इनके हिसाब से ज्यादा ही है। अगर जरूरत ना होती तो मैं तुम्हें इन्हें गिरवी रखने की सलाह भी नहीं देता। ठीक है, आप मुझे इतने ही दे दीजिए, लेकिन इसे किसी को मत दीजिएगा। मैं इसे छुड़ा लूंगी। गौरी पैसे लेकर घर आ गई। सुबह जब शिवराम उठा, सुनिए शिवराम, मैंने बहुत पहले संदूक में कुछ पैसे संभाल कर रखे थे, करीब 5-6 हजार रुपए। आप उन पैसों से कोई छोटा मोटा काम या व्यापार शुरू कर दीजिए। शायद इसी से हमारे घर की हालत थोड़ी सुधर जाए। क्या ये सच है गौरी? इतने पैसे? अब उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन हम किस चीज का व्यापार शुरू करें? हम मोमोज बनाकर बेचे तो? आजकल लोग ऐसा खाना ज्यादा पसंद करते हैं और गांव में भी अब नए नए खाने के लोग शौकीन हो गए हैं। अगर हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे
तो हमारा फायदा होगा। और 5,000 रुपए में इसका सामान, ठेला सब कुछ आ जाएगा। फिर हमें हर छोटी जरूरत के लिए किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा, न किसी के भरोसे जीना होगा। अपनी मेहनत से कमाएंगे तो कम रोटी में भी सुकून रहेगा। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। ये काम अच्छा रहेगा। चलो यही शुरू करते हैं। मेहनत तो हम दोनों कर ही सकते हैं, और जब तक हाथ पैर सलामत हैं हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी शुरुआत होगी, लेकिन अपनी मेहनत की होगी। शिवराम बाजार गया और मोमोज बनाने का सारा सामान ले आया। आटा, सब्जियां, मसाले और एक छोटा सा ठेला भी खरीद लिया। फिर गौरी और शिवराम ने मिलकर बड़े मन से मोमोज तैयार किए। अगली सुबह शिवराम चौराहे पर अपना मोमोज का ठेला लेकर खड़ा हो गया। शुरुआत में लोग उसके पास से बिना रुके निकल गए, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ देर बाद 2 लोग रुक गए। अरे वाह शिवराम, इसमें तो गजब का स्वाद है। ऐसा मोमोज तो मैंने आज तक नहीं खाया। एकदम दिल खुश हो गया। सच कहूं तो तेरे हाथों में तो जादू है रे। ये मोमोज नहीं, मेहनत और प्यार का स्वाद है। अगर ऐसे ही बनाता रहा ना, तो एक दिन तेरे इस छोटे से ठेले पर भी लोगों की लंबी लाइन लगेगी। सब हाथ की कला है भाई, और चाहिए तो और दे दूं। मेहनत से बनाया है, इसलिए लोग पसंद भी कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग रुकने लगे, भीड़ बढ़ने लगी और शाम तक उसका सारा सामान बिक गया। उस दिन शिवराम की करीब 2,000 रुपए की अच्छी कमाई हुई। शाम को जब वो अपना ठेला समेट रहा था, तभी गौरी रोते हुए उसके पास भागती हुई आई। शिवराम, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, पिंकी को सांप ने काट लिया है। मैं उसे वैद्य के पास लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया। कह रहे हैं उसे बड़े अस्पताल ले जाना होगा। जल्दी चलिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गौरी, ये सब क्या हो गया? अभी तो जिंदगी संभलनी शुरू हुई थी। अब पिंकी को अस्पताल कैसे ले जाएं? अस्पताल तो शहर में है, और हमारे पास ना गाड़ी है ना इतने पैसे। आखिर भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है? अगर पिंकी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दोनों जल्दी जल्दी घर पहुंचे। पिंकी की हालत बहुत नाजुक थी। गौरी बिना कुछ सोचे तुरंत विजय के घर की ओर दौड़ पड़ी। विजय भैया, मेरी बेटी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, उसे बचा लीजिए। अपनी गाड़ी से अस्पताल ले चलिए, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। आप तो उसके बड़े पापा हैं। अगर आज आप ही साथ नहीं देंगे तो हम किसके दरवाजे जाएंगे? मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगी भैया। बस एक बार मेरी बेटी को बचा लीजिए। अरे गौरी, क्या मेरी नींद खराब कर दी? जब देखो रोते ही रहते हो तुम लोग। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारा पति मदद मांगने आया था, अब तुम आ गई। अरे बंटवारा हुए इतना समय हो गया, तब से तुम लोगों का रास्ता अलग है और हमारा अलग। और अपनी औकात से बड़े सपने मत देखा करो। क्या तुम्हें लगा मैं अपनी गाड़ी में तुम्हारी बेटी को अस्पताल ले जाऊंगा? पेट भरने के पैसे नहीं हैं, लेकिन उम्मीदें देखो। गौरी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो चुपचाप मुड़कर जाने लगी। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने उसे रोते हुए देखा। क्या बात है बेटी, तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? खुलकर बता, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। काकी, मेरी बेटी को सांप ने काट लिया है। सबने जवाब दे दिया। अस्पताल शहर में है और वहां ले जाने के लिए हमारे पास न गाड़ी है न पैसे। देख बेटी, मैं गांव की पुरानी दाई हूँ। जड़ी बूटियों और देसी इलाज का थोड़ा बहुत ज्ञान रखती हूँ, लेकिन अब इस बूढ़े शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची। मैं तुझे एक जगह और तरीका बता देती हूँ, वहाँ से शायद तेरी बेटी के इलाज का रास्ता मिल जाए। गौरी ने काकी से तरीका जाना और तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां जाकर उसने कई तरह की जड़ी बूटियां तोड़ी और जल्दी जल्दी घर लौट आई। कहाँ चली गई थी गौरी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। चलो हम पिंकी को किसी तरह शहर ले चलते हैं, ठेले पर ही सही।
लेकिन अब देर नहीं करनी चाहिए। जब अपनी औलाद की सांसें अटकती है ना, तब इंसान रास्ता नहीं देखता, बस उसे बचाने के लिए भागता है। उसकी जरूरत नहीं है शिवराम, मुझे इलाज मिल गया है। गौरी ने जड़ी बूटियों को पीसकर दवा तैयार की और पिंकी के पैरों पर लगा दिया। कुछ देर बाद धीरे धीरे पिंकी की सांसें सामान्य होने लगीं और थोड़ी ही देर में पिंकी ने आंखें खोल दीं। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। शिवराम की आंखों में अभी भी हैरानी थी। वो बार बार पिंकी को देख रहा था, जैसे उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा हो कि उसकी बेटी सच में ठीक हो चुकी है। गौरी, ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो सारी उम्मीद छोड़ चुका था। हमारी बेटी मौत के मुंह से वापस आ गई। सच में मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन गौरी, मुझे ये बताओ, ये जड़ी बूटियां क्या थीं? और तुम्हें इनके बारे में किसने बताया? तुम इन्हें कहां से लाई? मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। शिवराम, मैं सबसे पहले विजय भैया के पास मदद मांगने गई थी। मुझे लगा था कि जब उन्हें पता चलेगा कि पिंकी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है तो वो ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने मदद करने के बजाय मेरी बेइज्जती कर दी। मैं रोती हुई वापस आ रही थी। तभी रास्ते में मुझे एक बहुत बूढ़ी काकी मिली। उन्हीं काकी ने मुझे उस जड़ी बूटियों वाले जंगल के बारे में बताया और बहुत सारे तरीके भी समझाए। गौरी, तुम फिर उस विजय के पास क्यों गई थी? वो इंसान भाई कहलाने के लायक ही नहीं है। लेकिन जो भी हो, उसने मुंह फेरा तो भगवान ने दूसरा रास्ता दिखा दिया। वो बूढ़ी अम्मा हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई थीं। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। शिवराम, आज जब हम इतनी बड़ी परेशानी में थे, तब मुझे एक बात समझ आई। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास शहर जाकर इलाज करवाने के पैसे नहीं होते। मैं सोच रही थी, क्यों ना हम इन जड़ी बूटियों से अलग अलग बीमारियों की दवाइयाँ बनाएं और बहुत कम दाम में लोगों को दें। इससे मजबूर लोगों की मदद भी हो जाएगी और हमें भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा गौरी, हम यही करेंगे। शायद हमें ज्यादा पैसा ना मिले, लेकिन लोगों की दुआएं बहुत मिलेंगी, और इंसान के लिए दुआ से बड़ा धन कोई नहीं होता। अगले ही दिन से शिवराम और गौरी जंगल से जड़ी बूटियां लाने लगे। दोनों दिन रात मेहनत करके तरह तरह की दवाइयां और औषधियां तैयार करने लगे। धीरे धीरे गांव में जिन लोगों को इसके बारे में पता चलता, वो उनके पास दवा लेने आने लगे। किसी का बुखार ठीक हुआ, किसी का पुराना दर्द, तो किसी की जान तक बच गई। धीरे धीरे पूरे गांव में शिवराम की दवाइयों की चर्चा होने लगी। विजय, तुम्हारा भाई तो पूरे गांव में देवदूत बन गया है। सुना है लोगों का इलाज कर रहा है। लोग उसका नाम जपे नहीं थक रहे और पैसा भी खूब कमा रहा होगा। मुझे तो लगता है कहीं वो तुमसे ज्यादा अमीर ना हो जाए। सरिता, वो चाहे कुछ भी कर ले, मेरे जितना अमीर कभी नहीं बन पाएगा। मैंने इस गांव की आधी जमीन, घर और पैसा अपने नाम कर लिया था। वो मेरी बराबरी नहीं कर सकता। देखना, ज्यादा दिन उसका ये धंधा नहीं चलेगा। फिर एक दिन वही मेरे दरवाजे पर आकर भीख मांगेगा। दिन बीतते गए। एक दिन अचानक विजय की बेटी रिया का बहुत भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। उसकी हालत बेहद नाजुक थी। पूरा घर घबरा गया। विजय तुरंत उसे शहर के बड़े अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर, मेरी बेटी को जल्दी ठीक कर दीजिए। जो भी खर्च लगेगा, लाखों करोड़ों रुपए ले लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। हमारी पूरी टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। बड़े बड़े डॉक्टर भी उन्हें देख चुके हैं, लेकिन शरीर दवाइयों का असर नहीं ले रहा। सच कहें तो अब मेडिकल साइंस की तरफ से हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब तो उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ये सुनते ही विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा घूमने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता।
अचानक उसके दिमाग में एक नाम आया, शिवराम। विजय बिना देर किए अस्पताल से भागता हुआ सीधे शिवराम के घर की ओर निकल पड़ा। भाई शिवराम, मेरी मदद कर दे। मेरी बेटी रिया का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सब कह रहे हैं कि अब उसे बचाना उनके बस की बात नहीं है, लेकिन मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू कोई जड़ी बूटी, कोई दवाई दे दे भाई, जिससे मेरी बेटी की जान बच जाए। आखिर रिया भी तो तेरी बेटी जैसी ही है, जैसे पिंकी तेरी बेटी है। लेकिन विजय भैया, आपने ही तो कहा था कि अपनी बेटी की तुलना आपकी बेटी से मत करना। जमीन आसमान का फर्क है ना। फिर आज उसी गरीब के दरवाजे पर मदद की उम्मीद लेकर कैसे आ गए? भाई मैं जानता हूं, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। पिताजी की सारी जमीन मैंने धोखे से अपने नाम करवा ली। तुझे और तेरे परिवार को रोता हुआ छोड़ दिया। तूने कभी मुझसे शिकायत तक नहीं की। लेकिन आज जब मैं खुद इस परिस्थिति में आकर खड़ा हुआ हूं, जहां मेरा पैसा भी मेरा साथ नहीं दे रहा, तब मुझे एहसास हुआ है कि दुख क्या होता है। भाई मेरी बेटी की जान बचा ले, मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। भैया, रिया मेरी भी बेटी जैसी है। मैं उसका चाचा हूं और मैं बच्चों से कभी नफरत नहीं कर सकता। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं उसे जरूर बचाऊंगा, लेकिन मैं आपको माफ कभी नहीं कर सकता। आपने मेरे परिवार को बहुत रुलाया है, बहुत बेइज्जती की है, भाई के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहां जाऊंगा। वो तो भगवान की कृपा थी कि हम आज भी सुरक्षित हैं भैया। भाई जो सजा देनी हो दे देना, लेकिन मेरी बेटी को बचा ले। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं भाई, बस एक बार कोई दवा, कोई जड़ी बूटी दे दे। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी है, अब बस तुझ पर भरोसा है। शिवराम ने गहरी सांस ली, फिर अंदर जाकर कुछ जड़ी बूटियां और अपनी बनाई हुई औषधियां लेकर आया। ये दवा तुरंत डॉक्टर को दे दीजिए और जैसे मैं कह रहा हूं ठीक वैसे ही इस्तेमाल करवाइए। ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा भाई, मरते दम तक तेरा कर्जदार रहूंगा। आज अगर मेरी बेटी बच गई ना, तो समझूंगा भगवान ने खुद तेरे रूप में मेरी मदद की है। विजय तुरंत अस्पताल पहुंचा। उसने डॉक्टर को सारी बात बताई। पहले तो डॉक्टर हैरान हुए, लेकिन रिया की हालत लगातार बिगड़ रही थी, इसलिए उन्होंने आखिरी उम्मीद समझकर उस दवा का इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद रिया की उंगलियां हल्की सी हिलीं। डॉक्टर दौड़कर उसके पास पहुंचे। धीरे धीरे रिया को होश आने लगा। ये देखकर विजय की आंखों से आंसू बहने लगे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लोग सच ही कहते हैं, जब विज्ञान किसी समस्या का समाधान नहीं खोज पाता, तब प्रकृति अपने रहस्यमय तरीके से रास्ता दिखाती है। जिस जड़ी बूटी से ये दवा बनाई गई है, उसमें जरूर कोई अद्भुत शक्ति है। तभी तो जहां बड़ी बड़ी दवाइयां असर नहीं कर पाईं, वहां इसने उम्मीद जगा दी। शायद इस बच्ची की जिंदगी अभी बाकी थी। विजय अपनी बेटी के ठीक होने से बहुत खुश था, लेकिन उसके मन में शिवराम के लिए अफसोस भी था। वो सोच रहा था कि उसने हमेशा शिवराम को नीचा दिखाया और धोखा दिया, लेकिन आज उसी भाई ने मुसीबत में उसका साथ दिया। पहली बार विजय को रिश्ते की असली कीमत समझ आई। अगले दिन विजय सीधे शिवराम के घर पहुंचा। इस बार उसके हाथ में मिठाई या घमंड नहीं, बल्कि कुछ कागज थे। भाई आज अगर तू ना होता, तो शायद मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देता। मुझे माफ कर दे। मेरे ही कर्म मुझे आज यहां लाकर खड़ा कर दिए। मुझे समझ आ गया है कि झूठ, दिखावा और पाप ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। ये पिताजी की जमीन के कागज हैं। जो हिस्सा तेरा था, वो आज मैं तुझे वापस कर रहा हूं। मैंने लालच में आकर तुझसे सब छीन लिया था, लेकिन अब समझ आया है कि चोरी और लालच से कमाया हुआ पैसा कभी सुख नहीं देता। जब ऊपर वाला हिसाब करना शुरू करता है, तब इंसान का घमंड एक पल में टूट जाता है। भैया, जिस दिन रिश्तों में लालच, झूठ और ईर्ष्या आ जाती है,
उसी दिन परिवारों में कड़वाहट फैलने लगती है। परिवार का मतलब होता है एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना और हमेशा एक दूसरे की खुशी की दुआ करना। जिंदगी बहुत छोटी होती है भैया, इसलिए जितना हो सके अपने परिवार के साथ प्यार से रहना चाहिए और खुशियां बांटनी चाहिए। देर से ही सही आपको ये बात समझ आ गई, यही सबसे अच्छी बात है। शिवराम चुपचाप कागजों को देखता रहा। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, इंसाफ के आंसू थे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें